डी ब्रॉगली की थ्योरी बताया था हमने। डी ब्रॉगलीज मैटर वेव, इसके बारे में बताया था। डी ब्रॉगलीज मैटर वेव के बारे में बताया था। डी ब्रॉगलीज मैटर वेव क्या होती है कि यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज है ना, वो भी एक तरीके का वेव्स ही है। और उसके लेमडा को हम लोग वेवलेंथ को लिख सकते हैं h/mv। और इसी को हमने लिखा था h/p। p p इज मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इस तरीके से लिखता हूँ। और इसी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ऐसे लिखते हैं, Q इंटू वोल्टेज। तो ये होती है डी ब्रॉगलीज की मैटर वेव, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा था। तो इस डी ब्रॉगलीज के मैटर वेव को प्रूव किया है एक एक्सपेरिमेंट ने। एन एक्सपेरिमेंट प्रूव राइट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव के एग्जिस्टेंस को प्रूव करा। बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रूव करा। एक साइंटिस्ट ने इस तरीके से प्रूव करा कि जैसे दो स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होती है, तो यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया है। ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गन लिया है। तो क्या देखता है, यहाँ पे जो स्क्रीन है, यहाँ से भी जाती है इलेक्ट्रॉन्स बीम, यहाँ से भी जाती है इलेक्ट्रॉन्स बीम, हर जगह जाती है, हर जगह इस तरीके से जाती है। तो स्क्रीन पे क्या दिखता है, स्क्रीन पे एक मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न दिखता है। एक मैक्सिमा और मिनिमा का क्या दिखता है, पैटर्न दिखता है। ये पैटर्न तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन वेव हो। ये पैटर्न कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन वेव हो। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन तो पहले मैटर है ही, उसके पास मास की प्रॉपर्टी तो है ही, ये वेव की प्रॉपर्टी को भी रखता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर वेव और वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर वेव। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ गई। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, यानी इसमें मैटर की प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ भी आ जाएगी, इसका मतलब वेव प्रॉपर्टी है। तो मैटर प्रॉपर्टी और वेव प्रॉपर्टी दोनों है जिस बॉडी के पास, उसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव। उसी बॉडी को क्या बोलते हैं, मैटर वेव। यानी वो बॉडी मैटर की भी प्रॉपर्टी रखती है और वेव की भी। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था जो कंप्लीटली वेरीफाई करा है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, या डी ब्रॉगली के डुअल नेचर को, या डी ब्रॉगली के मैटर वेव को करेक्ट साबित किया है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, समझेंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन है और
यहाँ पे एक निकेल का टारगेट है, यहाँ पे एक निकेल की क्रिस्टल है। तो क्या दिखता है, निकेल की क्रिस्टल पे जब इलेक्ट्रॉन आकर के टकराती है ना, तो वो डिफ्रैक्शन शो करने लगती है। क्या शो करने लगती है, टकराने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया हुआ है चारों तरफ, हर तरफ एक स्क्रीन लगाया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज भी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक वोल्टेज भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ का पोटेंशियल लो है। इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को मान लो पोटेंशियल V है, तो जब टकराने आएगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी। क्योंकि प्लस माइनस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, इधर इस तरीके से फोर्स लगाता चलता है, तो बहुत हाई स्पीड से टकराता है। तो टकराने के बाद क्या होता है, हर डायरेक्शन में ये इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। हर डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में स्क्रीन पे जाती है इलेक्ट्रॉन, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में जाती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कहीं पे कम इलेक्ट्रॉन जा रही है और कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रही है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है इस एक्सपेरिमेंट में, जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम था, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, और ये मेटल निकेल की टारगेट है, और इस तरीके से डिफ्रैक्ट होती है। तो जब ये वाला एंगल 50 डिग्री होता है, जब ये वाला एंगल क्या होता है, 50 डिग्री होता है, जब ये वाला एंगल होता है 50 डिग्री, ये वाला स्क्रीन ना मूवेबल होता है। हम क्या करते हैं, निकेल को कभी ऐसे रख दिए, घुमा रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट चारों तरफ क्या होगा, फिर इधर भी रख करके देख रहे हैं, इधर ऐसे जाएगा तो इधर आएगा, ऐसे आएगा तो इधर आएगा, ऐसे आएगा तो इधर आएगा। तो हर तरफ हर एंगल पे देख रहे हैं कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो निकेल क्रिस्टल को रोटेट रोटेट करके देख रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम पहुंच रही है। इंटेंसिटी हम लोग कैसे देख रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ स्क्रीन we seeing with rotation of निकेल क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल को रोटेट करते हुए हम लोग देखते हैं। तो एक ऐसा समय आता है जब मैं निकेल को इस तरीके से रखता हूँ, और इलेक्ट्रॉन गन से आने वाली बीम ऐसे टकराती है और इस तरफ चली जाती है, और इसके बीच का एंगल जब हो जाता है 50 डिग्री, तो जब ये इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो जब ये वाला एंगल 50 डिग्री पहुंचता है, तो चारों तरफ यहाँ पे जो स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है, ये स्क्रीन सबसे ज्यादा चमकता है, यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे ज्यादा ग्लो आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, तो जब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगी 50 डिग्री पे। अच्छा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन तो निकल गई, और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, 180। जी सर। 180 होता है।
और हमें पता है रिफ्लेक्शन का लॉ जानते हैं कि अगर इधर से रे इधर जाती है तो यहाँ पे एक नॉर्मल भी रहता है, नहीं? तो ये वाला 25 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये यस 25 सर, हो डिग्री जाएगा। होगा तो ये कितना होगा? 65 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और ये वाला भी 65 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो 65 डिग्री एंगल है, 65 डिग्री एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। ये ग्लांसिंग एंगल है। ये एक बार यूज हो गया था पहले भी। कहाँ पे यूज हुआ था उसको मैं बाद में बताऊंगा, कहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है? तो देखो हुआ क्या एक्चुअल में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है, इंटेंसिटी मैक्सिमा का कंडीशन बताओ, तो क्या बताओगे? इंटेंसिटी मैक्सिमा तब होती है जब डिफ्रैक्शन एंगल कितनी होती है, बताओ? डिफ्रैक्शन, किस डिफ्रैक्शन एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है? 50 डिग्री होता है सर। हाँ, 50 डिग्री होती है। और इंटेंसिटी जब मैक्सिमम होती है उस समय ग्लांसिंग एंगल क्या होती है? उस समय 65 डिग्री। 65 डिग्री होती है। वेरी गुड, 65 डिग्री होती है। इस तरीके से होती है। और हमने ना पहले ही प्रीवियस क्लास में एक लॉ बताया था ब्राग्स का, ब्राग्स लॉ बताया था। उसमें कंडीशन बताया था कि जब भी इस तरीके से किसी क्रिस्टल में डिफ्रैक्शन होता है, क्रिस्टल में क्या होता है? क्रिस्टल में एक्सरे की डिफ्रैक्शन होती है। एक्सरे की क्या होती है? डिफ्रैक्शन होती है। तो वहां पे एक रिजल्ट निकल करके आता है, वो होती है 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ये प्रीवियस क्लास में आप देख लेना, ठीक है? 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। यहाँ पे डी क्या है? तो जो निकेल क्रिस्टल है, निकेल का मान लो ये क्रिस्टल है, निकेल का ये क्रिस्टल है, तो उसमें एटम इस तरीके से बैठा रहता है फिक्स्ड पोजीशन पे, ऐसे बैठा रहता है फिक्स्ड पोजीशन पे। तो दो बहुत सारे एटॉमिक लेयर्स होते हैं, जैसे ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है। तो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को स्मॉल डी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये थीटा है ना, थीटा ग्लांसिंग एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है? ग्लांसिंग ग्लांसिंग एंगल। एंगल है। ग्लांसिंग एंगल है। ग्लांसिंग एंगल है। तो यहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट में क्या पाया डेविसन जर्मन ने? डेविसन जर्मन ने जो रिजल्ट पाया है, पेज चेंज कर लेता हूँ। देखना, उस एक्सपेरिमेंट में डेविसन ने क्या पाया कि जब भी स्क्रीन लेता हूँ तो उस पे इंटेंसिटी कुछ अलग अलग तरीके की आती है। कैसी आती है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का उसने ना ग्राफ भी बनाया, इंटेंसिटी का ग्राफ भी बनाया है। इंटेंसिटी का ग्राफ भी बनाया है। तो जब इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया है फाई के लिए, डिफ्रैक्शन एंगल के लिए, यानी किस डिफ्रैक्शन एंगल पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो आपको पता है किस एंगल पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है? कौन से 50 डिग्री पे। डिफ्रैक्शन पे? 50 डिग्री पे।
50 डिग्री पे डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो उसने क्या पाया कि यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद ना ग्राफ उससे लो पे रहता है, उससे कम पे रहता है, यानी कुछ ऐसा हो गया, उससे कम पे इंटेंसिटी रहेगा, यानी इसके अबाउट सिमेट्री होता है, उससे लो पे रहता है, उससे इंटेंसिटी क्या रहता है, लो पे रहता है। यहाँ पे इंटेंसिटी 50 डिग्री पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमा इंटेंसिटी है, इससे कम ही इंटेंसिटी हो सकता है। तो वो देखा फाई के साथ ग्राफ रिलेट करके, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। बुक्स में तो बहुत डिफरेंट तरीके का बना के दे देता है। इंटेंसिटी मैक्सिमा यहाँ पे आती है, उससे कम पे ही ग्राफ बना रहेगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से बना रहेगा, ऐसे कुछ ऐसे ग्राफ बन करके आता है इसका, ऐसे कुछ ग्राफ बन करके आता है, ऐसे कुछ ग्राफ बन करके आता है। ऐसा ग्राफ होता है इंटेंसिटी और फाई का, यानी 50 डिग्री पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और आप अगर देखें ना तो इस लाइन के अबाउट ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो ये ऐसा इंटेंसिटी वाला ग्राफ वेव्स में होता है, हम लोगों ने देखा है कि डिफ्रैक्शन में इस तरीके का ग्राफ होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स पढ़े होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि डिफ्रैक्शन में ना कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है डिफ्रैक्शन में, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो सिमिलर टू दैट ग्राफ ये आ जाती है, सिमिलर टू दैट ग्राफ ये आ जाती है। और अलग अलग एंगल पे करेंगे तो क्या होगा, उतना ज्यादा वेरिएशन, उतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो ब्राग्स का जो इक्वेशन था, अगर डेविसन जर्मन ने क्या देखा, डेविसन जर्मन ने देखा, डेविसन जर्मन ने क्या देखा कि हमारे पास फाई आ गया है, फाई कितना आया 50 डिग्री, और थीटा आ गया 65 डिग्री। तो डेविसन जर्मन ने बोला कि हो सक डिफ्रैक्शन तो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो ब्राग्स के इक्वेशन से हम निकाल करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो ब्राग्स का इक्वेशन क्या था, 2d साइन थीटा का वैल्यू क्या था, एन टू एन लेमडा लेमडा। था। और निकेल के लिए, निकेल क्रिस्टल के लिए डी का वैल्यू फिक्स होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो डी का वैल्यू रख दिया 0.91 एंगस्ट्रॉम, साइन 65 डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए देखा, एन का वैल्यू 1 रखा लेमडा। तो जब इन सारी वैल्यू साइन 65 लगभग 0.92 ऐसे करके होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई टू, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो लेमडा की वैल्यू आती है वो आती है 1.66 एंगस्ट्रॉम। कितनी आती है, ये किसका वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का है। किसका वेवलेंथ निकल के गया है, वेवलेंथ ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एज कैलकुलेटेड with the help of ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन इस तरीके से ये वाली वैल्यू आती है। अच्छा, और अगर वो डी ब्रॉगली का जो मैटर वेव है, डी ब्रॉगली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि डी ब्रॉगली भी बोला है कि हर मैटर अपने आप में वेव है। तो डी ब्रॉगली मैटर वेव की इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो डी ब्रॉगली ने बोला था कि जो वेवलेंथ होगी किसी भी पार्टिकल की, वो क्या होगी, H/mv होगी। क्या होगी, H/mv होगी।
या वोल्टेज के टर्म में याद होगा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने बताया था √150/v होगी। अच्छा, ये v कितना लिया है? तो इंटेंसिटी का जो इस यहीं पे बता देता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में डेविसन जर्मन ने ना v को भी चेंज करा था। v को जब उसने 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में रखा था, तभी उसकी इंटेंसिटी विजिबल आई थी, काउंटेबल आई थी। उससे नीचे या उससे कम ना उसकी इंटेंसिटी इतनी कम थी जिस बहुत कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं था। तो इस वोल्टेज के रेंज में इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी। इसमें भी मैक्सिमा इंटेंसिटी जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एट 50 डिग्री पे, जब मैक्सिमा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे v की वैल्यू 54 वोल्ट रखते हैं तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आती है। कितना वोल्ट रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? 54 54 वोल्ट। वोल्ट। ये 54 वोल्ट क्या है? बताया था हमने कि एक इलेक्ट्रॉन गन लिया हूं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है या टारगेट को हिट करना है। ये निकेल का टारगेट है और ये इलेक्ट्रॉन गन है, और हमने यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया था कि नहीं? इसी v का वैल्यू जब हम 54 वोल्ट लेंगे और जब यहाँ पे ये फाई का वैल्यू 50 डिग्री आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होती है? इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो देखा, अब क्या करा, उसे डी ब्रॉगली को भी सेटिस्फाई करना था, तो यहाँ पे v का वैल्यू रख दिया। ये एंगस्ट्रॉम में आती है, तो 150, या v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है 54। तो इसका वैल्यू जब निकाला तो आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ये आ जाती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली थ्योरी। तो देखो, दो अलग अलग थ्योरी से निकाला है, अब वेवलेंथ लगभग सेम आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम ही है कि नहीं है? सेम वैल्यूज लेकर के आया। क्या कैलकुलेट करा है? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन से निकाला। तो डिफ्रैक्शन से निकाला तो ये आया 1.66 एंगस्ट्रॉम। और जब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ किसके हेल्प से निकालता है? डी ब्रॉगलीज मैटर वेव इक्वेशन के हेल्प से, तो वहां से आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो देखो दोनों लगभग बराबर है कि नहीं? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर का है। इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर का है। इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर का है, यानी ये मैटर भी है और ये वेव भी है। इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरी मैटर वेव। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है? मैटर वेव कैरी करता है। मैटर और वेव दोनों की प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव कर देता है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आ गया समझ में? जी सर, आ गया। हम्म। अब मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक थ्योरी। अब हम ये मॉडर्न फिजिक्स को हमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करा था, अब इसके पार्ट 2 में जाएंगे। पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा एटॉमिक थ्योरी।
एंड न्यूक्लियर थ्योरी। एटम और न्यूक्लियस की बात करूंगा इस थ्योरी में, एटम और न्यूक्लियस की बात करूंगा। तो आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो नहीं? पहली कौन सी थ्योरी थी? बहुत सारी थ्योरी थी, लेकिन जो हमारे सिलेबस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, केवल हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी जो यूजफुल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या होती है रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल में? आपको पता है रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट था ना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा था? इस एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड का फॉइल ले लिया है, गोल्ड फॉइल लिया है ना, सोने का बहुत पतला पेपर। गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया है? क्योंकि ये मोस्ट मैलिएबल होती है, मोस्ट मैलिएबल होती है। इसको पीट पीट करके सबसे पतला चादर बनाया जा सकता है। तो गोल्ड फॉइल का इसीलिए लिया है क्योंकि पतला को आसानी से पार कर सकेगा अल्फा पार्टिकल्स। नहीं, और कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया जहाँ से हमें अल्फा पार्टिकल्स को क्या करना है, यहाँ से थ्रो करना है। अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करेंगे, यहाँ पे एक स्लिट ले लिया जिससे कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट में ही अलाउ कर सकें अल्फा पार्टिकल्स को। इस तरीके से अल्फा पार्टिकल जाती है और उसके बाद का रिजल्ट आपको पता है। क्या रिजल्ट आता है कि जैसे ही बहुत सारी अल्फा पार्टिकल हिट करती है, मान लो कितना, करीब 10,000 ले रहा हूँ, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स जा करके हिट कर रही है, तो 10,000 में से केवल एक लौटता है इधर, 10,000 में केवल एक इधर लौटता है, केवल एक लौटता है इधर, और अलग अलग पार्ट में जाता है। अधिकतर पार्टिकल इधर चला जाता है, फिर कुछ पार्टिकल्स एंगल पे जाते हैं, इस तरीके से। और जितना एंगल है, एंगल पे इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। एंगल कम रखता है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, और एंगल ज़्यादा होने पे इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, अल्फा स्कैटरिंग। यहाँ से उन्होंने ना एक इक्वेशन भी दिया था। इक्वेशन क्या दिया था कि मान लो अगर यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल की बीम है, अल्फा पार्टिकल की बीम है, और तो ये हो गया हमारा बीम का डायरेक्शन, और मान लो इधर स्कैटरिंग हुआ है, कितने एंगल पे स्कैटर हुआ? मान लो थीटा एंगल पे स्कैटर हुआ। तो थीटा एंगल पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे नंबर था n0, नंबर टोटल कितना था? n0 था। तो थीटा एंगल पे जो स्क्रीन का पार्ट है, यहाँ पे कितना नंबर पहुंचेगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रीचिंग एट डिफ्रैक्शन एंगल थीटा। थीटा का जो डिफ्रैक्शन एंगल है या स्कैटरिंग का एंगल है, वहां पे कितना पार्टिकल्स जा रहा है, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? तो ये जो नंबर है, पहले तो n0 पे डिपेंड करता है। शुरू में ज्यादा रखोगे, शुरू में अगर ज्यादा रखोगे तो ज्यादा पहुंचेगा, कम रखोगे तो कम पहुंचेगा। और यहाँ पे जो फाइल लिया उसके थिकनेस के भी प्रोपोर्शनल होता है। जितना मोटा रखेंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स
उतना अल्फा पार्टिकल स्कैटर करके वहां पे जाने का चांसेस बनता है। थिकनेस पे डिपेंड करता है। और किन चीजों पे डिपेंड करता है? और ये जो अल्फा पार्टिकल है उसकी स्पीड भी तो रही होगी। मान लेता हूँ अल्फा पार्टिकल की स्पीड है v, तो उसके सर ये मास, दोबारा। अल्फा सर पार्टिकल के मास। हाँ, क्या बोल रहे हो सच? सर थोड़ा सा सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, ये डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए थे? हाँ सर, कहाँ से यहीं से एन डिस्कनेक्ट नंबर हुआ? ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रीचिंग एट, यहाँ से हो गया था सर, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रीचिंग एट डिफ्रैक्शन एंगल। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड की, उसमें ना हमें ये पता करना है कि किसी थीटा एंगल पे, हर एक एंगल पे जा रहा होगा। अगर मान लो हमें पता करना हो कि जब एंगल की वैल्यू 30 डिग्री रहेगी, तो 30 डिग्री के एंगल पे कितना पार्टिकल टकराने के बाद जा रहा होगा, तो वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? तो मैं बोल रहा हूं कि वो इन चीजों पे डिपेंड करता है कि थीटा एंगल पे जो नंबर होगी वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो शुरू में कितना अल्फा पार्टिकल का नंबर है, गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी है, और अल्फा पार्टिकल का मास क्या है उसका इनवर्स रिलेशन होगा, अल्फा पार्टिकल के स्पीड का भी इनवर्स रिलेशन होगा, और ये जो थीटा है इसके साइन के पावर 4 θ/2 पे डिपेंड करता है। साइन का पावर 4 θ/2 पे डिपेंड करता है। ये कैलकुलेशन था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटली। समझ में आया? तो जो चीजें यूज में जहां से क्वेश्चन आता है, आ सकता है, वो मेनली ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग आंसर करना। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मान लो यहाँ पे 6000 अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं टकराने के लिए, 6000 अल्फा पार्टिकल्स, और हमें क्या करना है, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है स्क्रीन को हम अगर ऐसे रखे होंगे, स्क्रीन को, ये स्क्रीन है, तो कुछ पार्टिकल यहाँ जा रहा होगा, टकराने के बाद जा रहा होगा कि नहीं? हाँ, कुछ पार्टिकल टकराने के लिए यहाँ भी जा रहा होगा। तो ये जो यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ n1, और यहाँ पे जितना नंबर जा रहा होगा उसको मैं बोल देता हूँ n2। तो n1/n2 का रेशियो बताना है, बता सकोगे? n1/n2 का रेशियो क्या होगा? सर पता चल जाएगा। तो क्योंकि किसी भी चीज को हम नहीं बदल रहे हैं, केवल एंगल बदल रहे हैं, हम लोग क्या बदल रहे हैं? केवल एंगल। तो हमने अभी देखा था, देखो ऊपर, कि जो नंबर होता है थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, अभी हमने देखा था। तो अभी हमने क्या देखा कि जो नंबर होती है किसी भी एंगल थीटा पे, वो साइन का पावर 4 θ/2 पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या हो जाएगी बता? तो अगर हमें n1/n2 लिखना है तो ये हो जाएगी sin θ2/2 sin θ1/2 का पावर 4 होगी कि नहीं होगी? जी सर। और θ2 कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। तो n1/n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90/2 करेंगे तो 45, और 60/2 करेंगे तो 30 आ जाएगी, का पावर 4 है। साइन 45 1/√2 होती है, साइन 30 1/2 होती है, तो इसका पावर 4 हो जाएगा। और आगे सॉल्व कर लेता हूँ,
तो n1/n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और देखो, आएगी सर ओवरऑल। √2 का पावर 4 हो जाएगी। तो 4 आ जाएगी क्या? हाँ सर। हाँ, तो n1/n2 का रेशियो हमारा क्या आ गया, 4:1। इसका मतलब हो गया 4 गुना पहुंचेगा। देखो, 1-2 गुना नहीं, 4 गुना। अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोल सकता है ऐसे भी कि मान लो यहाँ पे यहाँ पे मान लो x नंबर ऑफ पार्टिकल्स n पहुंच रहा है, या n कुछ भी n डैश पहुंच रहा है, तो यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, 4 गुना पहुंच रहा है, 4n डैश। नहीं, तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड में। ये बात आ गई समझ में कि नंबर जी थीटा जी के सर। साथ का रिलेशन क्या है। तो नंबर और थीटा का रिलेशन का फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड पॉइंट में बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट, रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें रदरफोर्ड ने ना डिस्कवरी करा था न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी करा था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। उससे पहले न्यूक्लियस वर्ड का यूज नहीं हुआ था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करा तो पता चल गया कि एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस, बहुत हैवी पार्टिकल्स है, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस। और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अलग अलग दिया। आपको पता है, हिस्ट्री पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बहुत सारा साइंटिस्ट था। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके तरफ घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा, ऐसे चारों तरफ घूमेगा। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि भैया देखो कि इलेक्ट्रॉन तो सर्कल पे चल रहा है। किस पाथ पे चल रहा है? सर्कल पे चल रहा है। और हमें पता है सर्कल पे जब भी कोई मोशन होती है ना, तो उसका एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है v²/r। नहीं, अगर ये v से चल रहा हो तो कह रहा है यहाँ पे कि अरे इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो, रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें बोला। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर रहा है। और उसने एक थ्योरी का सहारा लिया। वो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, when a charged particle accelerate, when a charged particle accelerate, it emits energy in form of radiation। क्या बोलता है ये थ्योरी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर होगा ना और वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो वो अपनी एनर्जी को बनाए नहीं रख सकता है। उसकी एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। एनर्जी उसकी फिक्स नहीं रह पाएगी, धीरे धीरे घटने लगेगी। तो इस थ्योरी के हेल्प से बताया रदरफोर्ड ने कि जब एनर्जी ही फिक्स नहीं है तो बाहर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन भी फिक्स नहीं रह पाएगा और इस तरीके के स्पाइरल पाथ पे मूव करता हुआ, है ना, कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। कौन से पाथ पे मूव करता हुआ? स्पाइरल पाथ पे। स्पाइरल पाथ पर मूव करता हुआ डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
इसका मतलब ये है, कंक्लूजन इसका क्या है, इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मस्ट डिस्ट्रॉय, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जानी चाहिए। और हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग जिंदा हैं इसी वजह से ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट है, नहीं? एज वी ऑल नो, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज फंडामेंटल बिल्डिंग blocks of matter. It cannot destroy, so there is some demerit or drawback in Rutherford model। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ खराबी है भाई, नहीं कुछ खराबी है। यहां तक आ गया समझ में, यहां तक आ गया समझ में। यहां तक आ गया समझ में भाई। हाँ उधर से मिटा दो, चलो आगे देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में डिमेरिट क्या है इसकी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पे क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या है, जैसे मान लो एक अल्फा पार्टिकल है, कोई भी चार्ज है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और इस पे प्लस चार्ज है और ये भी नॉट स्पीड पे था। कब था ये भी नॉट स्पीड पे, और यहाँ पे मान लो एक एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जब डिस्टेंस थी इनफाइनाइट। और आपको पता है एटॉम, न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। कितनी चार्ज होती है तो पता है, एटॉमिक नंबर जेड हो गई और एक प्रोटॉन पे चार्ज होती है ई प्लस, तो इतना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। तो क्वेश्चन ये है कि जब इसको हमने बहुत दूर से थ्रो किया तो क्या होगा बताओ, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे ये पास आएगा तो इसमें फोर्स लगने लगेगा, और ये तो रेस्ट में है, फिक्स किया हुआ है। तो क्या होगा बताओ, एक ऐसा समय आएगा कि ये धीरे धीरे मूव करता हुआ यहाँ तक आएगा और ये रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं, ये रुक जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में फोर्स रिपल्सन लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। इस वजह से क्या होगा, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाएगा। यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की क्या है, फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे आकर के रुक गई।
तो आपको ये बतानी है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को बोला जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बतानी है, कितनी होगी। जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे। सिंपल है, पहले स्पीड था, तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, इसके पास एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहा, कौन सी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 बाय आर, ये होता है फॉर्मूला। ऊपर में जो इंफॉर्मेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्विंग करेंगे। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के, चार्ज पे मान लो चार्ज था, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज था Q, और न्यूक्लियस के अंदर में चार्ज कितना था, Ze था, बाय आर। तो यही वाला जो आर है ना, दिस आर इज नॉन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इसी को निकालनी है। बता कितनी हो जाएगी, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2 kZQ E अपॉन mv0 स्क्वायर, यही तो होगी। तो ये फॉर्मूला आपके लिए है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की क्या है, फॉर्मूला है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की क्या है, ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर हो जाएगा KZQ E ओवर हाफ mv स्क्वायर। तो ये क्या है, यह है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को क्या लिखी जा सकती है, इसको हम लोग लिखेंगे आर से। और एक तो फॉर्मूला हो गया 2 kZQ E ओवर mv0 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरा कौन सा फॉर्मूला हो गया, आर इक्वल्स टू KZQ E ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q। ये दो फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। समझ में आ गया क्या, ये आ गया बात समझ में। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस जिस पे आकर के प्रोजेक्टेड बॉडी रुक जाती है। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस where projected body comes in rest। जिस डिस्टेंस पे आकर के बॉडी रुक जाती है
वो कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक पॉइंट और मैं इसमें डिस्कस करूंगा रदरफोर्ड में, और वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये लास्ट पॉइंट होगा रदरफोर्ड मॉडल में, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, ये क्या होती है इम्पैक्ट पैरामीटर? समझना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये क्या है न्यूक्लियस, और हमने ये सेंटर है न्यूक्लियस का, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने क्या करा, हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये बता रहा है कि मिडिल सेंटर से पास होने वाली ये लाइन है। और हमने क्या किया, यहाँ से बी डिस्टेंस ऊपर एक पार्टिकल्स को थ्रो करा। पार्टिकल्स की मास m है, स्पीड v0 है, चार्ज q है, यहाँ से थ्रो करा। और ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता आया और टकराने के बाद ये सीधा टेंजेंट के अलोंग चली जाती है, इधर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, टेंजेंट के अलोंग चली जाती है, टेंजेंट के अलोंग चली जाती है। तो जिस डिस्टेंस पे ऐसा, जिस डिस्टेंस बी पे ऐसा होता है, उस बी को ही हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। उसी बी को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। और इस इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी होती है, वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मैथमेटिक्स इसकी लेंदी है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होती है, तो ये आती है 2kz जेड क्यू इंटू ई अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज q इंटू कॉट थीटा बाय 2। क्या आती है, कॉट थीटा बाय 2। थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही तो था। देखो यहाँ पे ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसी सर्कल वाला पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था, क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को हमने बोला था, पीछे देख लो, इसी को हमने बोला था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो यहाँ पे देखो इसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही तो था। तो दोनों में एक रिलेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है दोनों में, रिलेशन बिटवीन R and B, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बहुत सिंपल है, B की वैल्यू हो जाती है 2r cot थीटा बाय 2। क्या हो जाती है, 2r cot थीटा बाय 2, ये हो जाती है।